नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना की बात करेंगे वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना। और संस्कृत गद्य में जो अगर शीर्षक की अगर हम बात करें तो वो है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य योजना है, क्योंकि सामान्य जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो ऐसे प्रकरण आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक बनाते हैं, कक्षा के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने में रुचि लाते हैं। तो ध्यान रखना, आज का हमारा जो विषय है वो है बाल गंगाधर तिलक। अगर कक्षा की बात करें तो आप प्रकरण के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है हिंदी गद्य, तो हिंदी गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे वो है सामान्य उद्देश्य। जैसे गद्य के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, हिंदी भाषा के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, और लिखित जो भी गद्य खंड है उनका भाव अनुगुण विराम चिन्हों के माध्यम से संबंधित योग्यता का बच्चों में निर्माण करना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो चारों कौशलों को बच्चों में विकास करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो चार कौशल हैं उनका स्पेशली विकास करना सामान्य उद्देश्य का महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे शीर्षक से संबंधित। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो है बाल गंगाधर तिलक। तो भाषा का बच्चों में पहले तो ज्ञान करवाना, बाल गंगाधर तिलक के विषय में बच्चों को जानकारी देना, और जो भी नए शब्द आते हैं उनका बच्चों में विस्तार करके बताना, और बाल गंगाधर तिलक के जीवन चरित्र को बच्चों में बताना। तो इत्यादि ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सहायक उपकरण। देखिए, सहायक उपकरण होते हैं छात्र अध्यापक को जो पाठ्य योजना में सहायता के रूप में, पाठ्य योजना जब पढ़ाते समय जो चीज़ सहायता करती है वो सहायक उपकरण कहे जाते हैं। जैसे श्यामपट्ट है, लपेट फलक है, सूचिका दंड है जिसे हम संकेतिका भी कहते हैं, मार्जनी है, चित्र एवं सुधाखंड। इसमें चित्र की बात की है वो बाल गंगाधर तिलक के चित्र की बात की है, तो आप फोटो के रूप में वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिससे आप बच्चों को प्रकरण निकलवाने में आसानी रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए जो सोपान है उसमें देखिए विधि प्रयोग। देखिए, विधि मतलब होता है तरीका। अब तरीका देखिए, इसमें व्याख्यान है, प्रदर्शन है। अब चित्र का प्रयोग कर रहे हो तो प्रदर्शन तो इजीली आपको पता ही है, आएगा ही। और व्याख्यान आप किसी भी बात आप कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, कुछ भी चीज़ तो बोल बोल के कर रहे हो, तो बोलना तो मतलब व्याख्यान करना आप समझ रहे हो, ये भी आएगा। अब देखिए, पूर्व ज्ञान के बच्चों में बाल गंगाधर तिलक के बारे में सामान्य जानकारी सभी को होती है, तो वो बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना से संबंधित हम बात करें तो प्रस्तावना यहाँ पे बात की गई है प्रश्न माध्यम से। तो प्रश्न माध्यम ये देखिए, प्रस्तावना आप बहुत प्रकारों से कर सकते हैं। आप चाहे कहानी सुना के, चाहे कथा सुना के, या फिर और कुछ लोकगीत सुना के, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, या प्रश्नों के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न माध्यम लिया गया है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न, हम किस देश के निवासी हैं? तो आप भारत के निवासी, बच्चे इजीली जवाब दे देंगे। भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम बताइए। तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। अब ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैंने ये लिखा है तो बच्चे यही जवाब देंगे। हो सकता है बच्चे का माइंड कहीं और ही चल रहा हो तो वो और ही कुछ महापुरुषों के नाम बता दे, लेकिन आपको जब तक तिलक नहीं बता दे तब तक आपको रुकना नहीं है। तो आपसे पूछते रहना और महापुरुषों के नाम। हो सकता है जैसे विवेकानंद की जगह और कोई बता दे, सुभाष चंद्र बोस बता दे, ठीक है, और राजा राम मोहन राय बता दे, पता नहीं, कुछ भी बता सकते हैं अपने स्तर के अनुसार। तो बाल गंगाधर तिलक अगर बच्चे नहीं भी बताते हैं ना, तो आपको ये बताना है कि बाल गंगाधर तिलक नाम से भी एक महापुरुष हुए हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप चित्र दिखाएंगे उस महापुरुष का, यानी बाल गंगाधर तिलक का, और चित्र दिखा के पूछेंगे कि ये चित्र किसका है। तो बच्चे सामान्य जवाब दे पाएंगे कि हाँ, अपने स्तर के अनुसार कि बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। उसके बाद आप पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप क्या जानते हो। तो बच्चे ज़्यादातर जानते नहीं हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाओगे तो उस स्तर के अनुसार पढ़ाते हो। अरे ऐसा भी नहीं है, अगर बच्चे जानते हैं ना तो आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अगर जानते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, आपको पाठ्य योजना पढ़ाने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर बच्चे जानते हैं तो आपको ये नहीं है, ये डरना नहीं है कि आपको समस्यात्मक प्रश्न तो हुआ ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको बच्चा समस्यात्मक जो प्रश्न आपने बनाया उसका भी अगर बच्चा जवाब देता है तो कोई बात नहीं, आप उद्देश्य कथन पे आ जाओ, अच्छी बात है, बता रहा है तो देखिए, थोड़ा बहुत बताता है, संपूर्ण बात बता नहीं पाता। तो आप देखिए प्रिय छात्र, आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। ऐसा करके हम उद्देश्य कथन कर देते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण।
अब प्रस्तुतिकरण में क्या हुआ कि आप जब पाठ्य पुस्तक होती है उसको खोलने के लिए बच्चों को निर्देश देते हैं कि आप पाठ्य पुस्तक में इतनी इतनी जो आपका चैप्टर है उसकी इतने पेज पर ये है वो आप खोल लीजिएगा, ऐसे करके बच्चों को आप निर्देश देते हैं, यानी छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका ऐसा निर्देश देती है। उसके बाद आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन में क्या होता है कि छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो भी विषय वस्तु है, जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या है कि छात्र अध्यापक स्वयं पढ़ता है। और वो किस प्रकार पढ़ता है कि उसके कक्षा के स्वर, उचित स्वर के अनुसार विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए, भाव का ध्यान रखना होता है, आरोह अवरोह का, और शुद्धता एवं स्पष्टता इत्यादि सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसका पहले आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन का मतलब ही यही होता है कि वो जो चीज़ वो पढ़ा रहा है, बच्चों को सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो आदर्श रूप में है। तो आदर्श में मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखें। बच्चे सामान्य उस चीज़ को सुनते हैं। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन। अब जब छात्र अध्यापक ने आदर्श वाचन कर दिया है तो बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। तो उस अनुकरण करने को ही अनुकरण वाचन कहता है। तो छात्र अध्यापक निर्देश करता है कि आप में से कुछ छात्र खड़े हो जाइए और इस जो मैंने पढ़ाया है, आदर्श वाचन किया है, उस विषय वस्तु का आप क्या करिए, अनुवाचन करें, यानी उसका अनुकरण करें। तो फिर कुछ छात्र उसका अनुकरण करते हैं, बाकी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। अब देखिए, जब छात्र अध्यापक पढ़ा देता है, छात्र स्वयं उसको पढ़ लेता है, तो पढ़ते समय कुछ अशुद्धियाँ करता है। उन अशुद्धियों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनको लिखता रहता है। अब उनका एक बार तो क्या है, छात्र अध्यापक उनको उच्चारण के माध्यम से बच्चों को बुलवाता है, ताकि भाई जो आपको अशुद्धि हुई है वो क्यों हुई है वो देखना। उसके बाद होता है काठिन्य निवारण। अब जिन बच्चों में अशुद्धि हुई है तो उनका काठिन्य निवारण करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अशुद्धि हुई है तो उसका कारण जानना और कारण को ठीक भी करना, वो होता है काठिन्य निवारण। बच्चों को जिन शब्दों में बोलने में कठिनता हुई है, कि जिन शब्दों को समझने में कठिनता हुई है, उन शब्दों का निवारण करना, जैसे प्रतिभा, कुरुति, निष्ठा, मस्तिष्क एवं रुष्ट इत्यादि। जैसे प्रतिभा है तो प्रतिभा एक पर्यायवाची शब्द आप बताएंगे कि प्रतिभा का एक पर्यायवाची शब्द होता है। कुरुति का एक पर्यायवाची या वाक्य प्रयोग, जैसे कुरुति का नाश हो, ठीक है। और जैसे निष्ठा है तो निष्ठा का पर्यायवाची बताएंगे कि विनाश। मस्तिष्क का जैसे बताएंगे कि बुद्धि इत्यादि हर। फिर उसके बाद छात्रों से उसका वाक्य प्रयोग, जब बच्चों को ये चीज़ आप समझा देंगे पर्यायवाची माध्यम से या वाक्य प्रयोग, किसी संधि विच्छेद किसी भी प्रकार से, तो ये विधि है, आपको तरीका अपनाना होता है इसमें। फिर बच्चों से इसमें क्या करवाते हैं, आप मूल्यांकन के रूप में वाक्य प्रयोग करके बताते हैं कि आपको समझ में आ गया तो आप वाक्य में प्रयोग करके बताओ कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद आते हैं हम अगले जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं, जो कि है मौन वाचन। अगला जो सोपान है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप सामान्य रूप से शांत रहते हुए, मौन रहते हुए, संपूर्ण जो विषय वस्तु का आपने अनुकरण वाचन किया है उसको पुनः वाचन करो, क्योंकि आपने उस समय जब किया था तो आपको अशुद्धि हुई थी, अशुद्धियों का निवारण कर दिया गया है। तो एक बार आप वापस मन के अंदर इसको पढ़ें शांत रहते हुए। और छात्र अध्यापक स्वयं क्या करता है, कक्षा का निरीक्षण करता है, बच्चे मौन वाचन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला जो हमारा सोपान है वो विचार विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण है। देखिए, स्पष्टीकरण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक ये एक या दो प्रश्न, इसमें एक प्रश्न भी लिख सकता है या दो प्रश्न भी छात्र अध्यापक इसमें कर सकता है बच्चों से। इसमें क्या होता है कि बच्चों का विचार क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि बच्चों में किस किस तरीके की विचार क्षमता है, या फिर बच्चों में किस तरीके से बच्चा सोच सकता है विस्तार से। तो वो जानने के लिए छात्र अध्यापक एक या दो प्रश्न उसमें कर सकता है। जैसे कि ये पूछ लिया कि छात्र ये बाल गंगाधर तिलक है, उसका चरित्र किस प्रकार है। तो बच्चों ने सामान्य रूप से पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उसमें इतना सा कहकर बच्चे सामान्य, क्योंकि बच्चों को जितना समझ में आया उस अकॉर्डिंग ही बच्चा बात करेगा। तो आप थोड़ा डिटेल से बच्चों को समझाएंगे पाठ के अनुसार। तो वैसे दो प्रश्न भी इसमें रख सकता है छात्र अध्यापक। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए 4 से 5 प्रश्न रखने होते हैं। वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, सामान्य अति लघुत्रात्मक प्रश्न होने चाहिए, चाहे वो अभ्यसद वाले हो, रिक्त स्थान वाले हो, या फिर एक सेंटेंस में जिसका उत्तर दिया जा सकता है। वैसे ये किया जाता है। बौद्धिक शक्ति बच्चों की जाने, चिंतन शक्ति बच्चा कितना सोच सकता है, और मूल्यांकन किया जाता है इन चीज़ों का। तो ये 4 से 5 प्रश्न इसमें सामान्य रख सकते हैं, जो कि पाठ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, अपने प्रकरण के अनुसार आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा वो नहीं है कि आप जब पाठ पढ़ोगे तो उसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठा सकते हो। जैसे
बाल गंगाधर तिलक कहाँ के निवासी थे, तो वो प्रश्न भी आप उठा सकते हैं। जब विषय वस्तु जितनी पढ़ाएंगे उसके अनुसार 4-5 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। उसके मूल्यांकन होने के बाद अब क्या करते हो, गृह कार्य। अब देखिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, तो बच्चों क्या है कि स्कूल से जाने के बाद जो उन बच्चों का फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। तो जैसे बाल गंगाधर के चरित्र का चित्रण करने के लिए बच्चों को अपने शब्दों में उसका चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जाता है, तो अपने शब्दों में लिख कर लेके आएँ, ऐसा हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। और बाकी पीडीएफ की लिंक, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, कि पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भी आसानी से बना सकते हैं। हमारा चैनल आपको अच्छे से पता ही होगा कि बिना कहीं आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अशोक चावला एजुकेशन हब हमारा चैनल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही तमाम वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर भी वहाँ पर भी अगर आपकी मनचाही पाठ्य योजना नहीं मिलती है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, हम 1 या 2 दिन में आपको बना के अपलोड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते, अपने तमाम साथी गणों को ज़रूर भेजिएगा, शेयर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।